लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से वोटरों को रिझाने में जुटी हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में सियासी पार्टियों ने अपने ही अल्पसंख्यक नेताओं से गुरेज कर रखा है, यानी कि इस चुनाव में अल्पसंख्यक नेता हाशिए पर हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक रहे अल्पसंख्यक इस बार के लोकसभा चुनाव में हाशिए पर हैं। इस बार लगभग सभी सियासी दल अल्पसंख्यकों से दूरी बनाए हुए हैं, चाहे अल्पसंख्यक नेताओं को टिकट देने का मामला हो या फिर अल्पसंख्यक वोटरों को रिझाने का। हाँ, ये अलग बात है कि सियासत दल अल्पसंख्यक के बहाने अपने विरोधियों पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे। हुसैन जैसा नेता का जो है टिकट कट गया, तो हमने शाहनवाज हुसैन जी को एक सलाह दी है कि कम से कम अब ई नारा मत लगाइएगा कि सबका साथ सबका विकास, समझा कि नहीं। ई नारा छोड़ के जो नारा लगाना लगाइएगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बीजेपी पर हमला क्या बोला। बीजेपी नेता ने कहा कि आरजेडी के लोग समुदाय के नाम पर समाज को बांटने का काम करते हैं, तो वहीं जेडीयू भी अपने सियासी साथी के बचाव में उतर चुकी है। जेडीयू का कहना है कि इस बार समीकरण के हिसाब से टिकट बंटवारे का काम किया गया है। जितने वाले उम्मीदवार हैं उनको प्रत्याशी बनाया गया है। कोई ऐसा थोड़ी है कि कास्ट के नाम पर या रिलीजन के नाम पर सीटों का बंटवारा, ये तो महागठबंधन के लोग करते हैं। उन लोग जात की राजनीति और जात का विष फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम का फैलाते हैं। दरकिनार करने का कहाँ सवाल है। अल्पसंख्यक को जहाँ उनका कोटा बनता था हमने दिया है उनको, और हमने तो कभी भी अल्पसंख्यक को दरकिनार नहीं किया। जितना काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अल्पसंख्यक के लिए किया है, हम नहीं समझते हैं कि आज़ाद भारत बिहार में इतना बड़ा कोई काम अल्पसंख्यक के लिए किया हो। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि इस बार का लोकसभा चुनाव अल्पसंख्यक के नाम पर नहीं बल्कि अगड़े और पिछड़े के बदौलत पार लगने वाली है। इसलिए ये तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बार न सिर्फ टिकट बंटवारे में बल्कि चुनाव के प्रचार प्रसार में भी अल्पसंख्यक को भूल गई है। पिछले 1 वर्षों से अगड़ा और पिछड़ा को लेकर के जैसे कि लगातार डिबेट चल रहा है, बातें हो रही है। कोई कह रहा है कि भाई हम सबसे बड़े पिछड़े के हितैषी हैं, हम सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जैसे कि हितैषी हैं, उनके हितों की रक्षा करते हैं। तो होता है कि वो अगड़े और पिछड़े को साधने में ये अल्पसंख्यक की बलि चढ़ा दी गई। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए ने जहां अपने 40 प्रत्याशियों में से महज 2 अल्पसंख्यक को टिकट देने का काम किया, वहीं महागठबंधन ने भी महज 6 अल्पसंख्यकों पर भरोसा दिखाया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अल्पसंख्यक किसे अपना रहनुमा चुनते हैं और किसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। अमित कुमार, न्यूज 18, पटना। तो हर एक पार्टी ये दावा करती है कि उसकी सोच जाति से ऊपर है, लेकिन चुनाव के समय उनके दावों में खोखलापन नजर आता है। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में तमाम दलों ने एक खास रणनीति के तहत उम्मीदवारों का चयन किया है। जाति से ऊपर उठकर सोच रखने की वकालत करने वाले तमाम राजनीतिक दल चुनाव में जातीय समीकरण को तवज्जो देते दिख रहे हैं। बात एनडीए की हो या महागठबंधन की, दोनों ही खेमों में जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है। एनडीए ने जहां स्वर्ण और अति पिछड़ा कार्ड खेला है, वहीं महागठबंधन में एमवाई समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। चुनाव में जातीय समीकरण के लिहाज से सीट पर फिट उम्मीदवारों के लिए स्वर्ण आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टी आरजेडी ने भी मुसलमानों और यादवों के बाद सबसे ज्यादा टिकट राजपूत को दिया है। एनडीए में बीजेपी ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पर फोकस करते हुए सबसे ज्यादा राजपूतों को टिकट दिया है। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने पिछड़ा और अति पिछड़ा कार्ड खेला है, वहीं पासवान की पार्टी एलजेपी पासवान जाति की पार्टी बनकर रह गई है। के साथ चलने का काम किया, चाहे वह रघुवंश बाबू हो, चाहे वह जगदा बाबू हो, चाहे जयप्रकाश नारायण यादव जी हो, ऐसे सरीखे नेताओं को जो है टिकट दिया गया है। लेकिन वही तुलना यदि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से कीजिएगा तो वह जो है जाति समीकरण और जाति लाभ के कारण वह वोट टिकट देने का। अब दूसरी पार्टियां की सोच को मैं नहीं कह सकता, मगर हमारे पार्टी जो है वो सभी लोगों को समृद्ध समाज बने और सबका उचित प्रतिनिधित्व मिले। समाज में जो लोग हैं उसका ख्याल रखने का काम किया है। खुद की पार्टी के उम्मीदवारों में जाति नहीं दिखती और विरोधी दलों के उम्मीदवारों में हर सीट पर जातीय समीकरण दिखता है, और शायद नेता भी इसे ही कहते हैं।
न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पहले और दूसरे चरण का नामांकन होने के बाद प्रत्याशियों की संपत्ति का ब्यौरा सामने आ गया है। बिहार में ज्यादातर प्रत्याशियों की संपत्ति में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है और 2 चरणों के लिए नामांकन भी हो गए। नामांकन के बाद बिहार में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने हलफनामे में करोड़ों की संपत्ति दर्शाई है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रत्याशियों की संपत्ति पर, फिर बात करेंगे आखिर क्या चाहते हैं राजनीतिक विश्लेषक। उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिया, 5 सालों में 5 गुना बढ़ी संपत्ति। 2012-13 में आमदनी 24,20,166 रुपए थी। 2017-18 में 1,37,70,385 रुपए हो गए। पूर्णिया के अलावा पटना और दिल्ली में मकान भी हैं। पत्नी रूबी सिंह की सालाना आमदनी 36 लाख रुपए है। उपेंद्र रविदास, बसपा प्रत्याशी, जमुई लोकसभा में सबसे धनी प्रत्याशी, 1,40,00,000 की टाटा जगुआर गाड़ी। पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट में 12,69,00,000 रुपए। भूदेव चौधरी, आरएलएसपी प्रत्याशी, जमुई, अलग अलग खातों में कुल 1,75,000 रुपए, 1.5 लाख की फिक्स डिपॉजिट। जीतन राम मांझी, हम प्रत्याशी, गया, 5 सालों में घटी संपत्ति। 2013-14 में 20,60,000 रुपए, 2017-18 में 18,89,020 रुपए। मांझी के पास 40,000 नगद, जबकि 1,20,000 की एम्बेसडर कार, 6 लाख की स्कॉर्पियो। 5 साल में पत्नी की संपत्ति हुई दुगुनी। सुशील सिंह, बीजेपी प्रत्याशी, औरंगाबाद, 5 सालों में घटी संपत्ति, 4.35 लाख रुपए बैंक में जमा। 2013-14 में आय 10,81,816 रुपए थी। 2017-18 में यही आय 9,39,153 रुपए हो गए। संतोष कुशवाहा, जेडीयू प्रत्याशी, पूर्णिया, 1.25 करोड़ की संपत्ति, 60,42,251 रुपए की चल संपत्ति, 62,49,600 की अचल संपत्ति। कुशवाहा की पत्नी के पास 45 लाख की संपत्ति। चिराग पासवान, एलजेपी प्रत्याशी, जमुई, पटना में मकान, कीमत करीब 90 लाख रुपए। फिक्स डिपॉजिट इनके पास है 11 लाख रुपए। एसबीआई अकाउंट में 10,86,000 रुपए। चंदन सिंह, एलजेपी प्रत्याशी, नवादा, कुल आय 19 लाख रुपए, 100 ग्राम सोने के जेवर। पत्नी के पास 2 किलो सोने के जेवर भी हैं। विभा देवी, आरजेडी प्रत्याशी, नवादा, 12 लाख नगद, 2.20 एकड़ जमीन, 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी के जेवर। इलेक्शन वॉच के प्रतिनिधि मानते हैं कि कई नेताओं की संपत्ति में बढ़ोतरी मामूली नहीं है और नेता रियल एस्टेट का हवाला देकर संपत्ति में बढ़ोतरी को दर्शाते हैं। आश्चर्यजनक बात है कि आम आदमी की संपत्ति उस रफ्तार से नहीं बढ़ती है जितनी रफ्तार से नेताओं की संपत्ति बढ़ जाती है। उनके पास एक बना बनाया रटा रटाया जवाब होता है कि चूँकि रियल एस्टेट में का दाम जो है, कीमत जो है, दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती है, इसलिए रियल एस्टेट के हिसाब से मेरी संपत्ति भी बढ़ जाती है। राजनीतिक विश्लेषक की माने तो राजनीति अब सेवा भाव नहीं बल्कि व्यवसाय का रूप ले चुकी है। चुनाव में जा रहे हैं, उससे यह बहुत स्पष्ट है कि गरीब लोगों की वहां कोई जगह नहीं है। जो और दूसरी चीज कि राजनीति जब व्यवसाय हो जाएगी तो जो उसके बड़े उद्देश्य हैं वो गौण हो जा रहे हैं। कई नेता ऐसे रहे हैं जिनकी मामूली संपत्ति सुर्खियां बनती थी, लेकिन अब ये गुजरे जमाने की बात हो गई, क्योंकि अब ज्यादातर नेताओं की संपत्ति 1 से 5 साल के भीतर ही कई गुना बढ़ जाती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के अंदाज से जनता का दिल जीत लिया। अब 2019 के चुनाव में उनके विरोधी नेता उन्हीं के अंदाज में भाषण दे रहे हैं और मोदी समेत अपने विरोधियों पर सीधा हमला बोल रहे हैं।
2014 के लोकसभा चुनाव से नेताओं के भाषण का अंदाज बदला। नए ट्रेंड की शुरुआत की नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने जनता से सवाल पूछकर हामी भरवाई तो अपने भाषणों में जनता को कुछ इस अंदाज में भागीदार बनाया। अच्छे दिन नरेंद्र मोदी के भाषण के इस अंदाज को 2019 के चुनाव में राहुल गांधी उन्हीं के खिलाफ कुछ इस अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नया नारा चला है, देखो चौकीदार चौकीदार। अभी भैया मजा नहीं आया, चौकीदार। ये चौकीदार को गाली देने की। अब नरेंद्र मोदी की स्पीच स्टाइल को तेजस्वी यादव भी फॉलो करने लगे हैं और मोदी के अंदाज में नीतीश कुमार पर इस कदर हमलावर है। एगो हमारे पलटू चाचा जी के हम बोलेंगे पलटू चाचा भगाओ तो आप बोलेगा बिहार बचाओ। पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ। दरअसल तेजस्वी यादव चुनावी दौरे पर जमुई के झाझा पहुंचे थे, जहां उन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ ताल ठोक रहे आरएलएसपी प्रत्याशी भूदेव चौधरी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और आरक्षण के बहाने पासवान परिवार पर हमला भी बोला। दलित को जो आरक्षण मिला है और जो संपूर्ण दलित हो जाता है उसको स्वयं दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। ये बात बोलते हैं तो भाई सबसे ज्यादा संपूर्ण तो पासवाने जी का परिवार 3 गो लड़ रहा है इस बार, तो वो काहे आरक्षित सीट पे लड़ रहे? जब आरक्षण छोड़ना है तो अपना काहे छोड़े, दूसरे का छुड़वाने में लगे हुए। राहुल और तेजस्वी भले ही नरेंद्र मोदी के स्पीच स्टाइल की नकल कर रहे हों, लेकिन अच्छे दिन आएंगे के नारे से लेकर चौकीदार चोर है और पलटू चाचा भगाओ बिहार बचाओ के नारे तक राजनीति की जुबान कितनी कड़वी हो गई है ये साफ पता चलता है। चौकीदार, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। जमुई से केसी कुंदन, न्यूज़ 18। चलिए, तेज प्रताप के बारे में एक सवाल है कि क्या वे फिदायीन हो गए हैं? तेजस्वी और पार्टी के हर फैसले का तेज प्रताप विरोध करते हैं, इसके क्या मायने हैं? क्या पार्टी के भीतर अलग थलग पड़े तेज प्रताप ने ठान लिया है कि वो पार्टी और तेजस्वी को हर कीमत पर चुनौती देते रहेंगे? तेज प्रताप के इस विद्रोही अवतार को लेकर पार्टी असमंजस में है। काफी दिनों से सब लोग इंतजार कर रहे थे कि महागठबंधन के उम्मीदवार कौन होंगे और कौन कौन सी सीटें, कौन कौन सी महागठबंधन के जो अलायंस पार्टनर्स हैं किनके पास जाएगा। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जी, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव के नाम की घोषणा क्या हुई? तेज प्रताप विद्रोही हो गए। तेज प्रताप ने खुलेआम पार्टी के इस फैसले के खिलाफ बिगुल फूका और तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तेज प्रताप न केवल खुलकर भाई के खिलाफ सामने आए बल्कि जहानाबाद के आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ अपने एक खास उम्मीदवार को भी निर्दलीय मैदान में उतार दिया है। तेजस्वी जी बोले 1-2 दिन के बाद मैं आपसे मिलूंगा तो फिर मैं बात करूंगा, उसके बाद आपको बताने। अगर नहीं मिला 24 तारीख को जाके इनका नॉमिनेशन कीजिए, हम सपोर्ट करते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब तेज प्रताप ने पार्टी और तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोला हो, फिर चाहे बात निजी संबंधों की हो या फिर पार्टी उम्मीदवारों के ऐलान का। अभी 2 दिन पहले ही तेज प्रताप ने न्यूज़ 18 को फोन करके अपने 2 उम्मीदवारों का न केवल ऐलान किया बल्कि ससुर चंद्रिका राय के खिलाफ सारण से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कहकर अपने मंसूबे को भी साफ कर दिया। अभी ये दोनों मामले शांत भी नहीं हुए थे कि तेज प्रताप के नए ऐलान ने लालू परिवार के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी है। तेज प्रताप ने कहा कि जहानाबाद से आरजेडी के अलावे उनका निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ेगा। तेज प्रताप के रवैये का शिवानंद तिवारी ने विरोध किया और लालू परिवार से तेज प्रताप को समझाने की अपील की। वहीं विरोधियों ने तेज प्रताप के इस कदम का स्वागत किया है। किसी की लगातार निरंतर उपेक्षा की जाए, किसी का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त करने की कोशिश की जाए,
बड़े होने के बावजूद उसको उत्तराधिकारी से वंचित किया जाए, तो इस तरह से लगातार अपमान और जलालत का घूंट पी के कब तक लोग शांत रहेंगे? एक कहावत है, घर टूटे जवार लूटे। कुछ यही हाल विरोधियों का है। तेज प्रताप के इस विद्रोही अवतार को विरोधी कैश करने में जुट गए हैं, लेकिन आरजेडी के बड़े नेता इस बात को समझने लगे हैं कि जिस तरह से तेज प्रताप आत्मघाती हो गए हैं, उनके इस कदम से जितना वो खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, उससे कहीं ज्यादा नुकसान चुनाव में पार्टी को पहुंचने वाली है। अमित कुमार, न्यूज़ 18।